हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। तो आज हम शुरू करते हैं MES 13 लर्नर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो लर्नर लर्निंग एंड डेवलपमेंट जनरली हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ काफ़ी मेल खाता है। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग डोमेन्स होते हैं। पर्सपेक्टिव्स यानी कि यहाँ पर है बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्टिक। इन तीनों पर्सपेक्टिव्स में लर्निंग का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है। तो चलिए देखते हैं बिहेवियरिस्टिक का मतलब क्या है, कॉग्निटिविस्ट यानी क्या है और कंस्ट्रक्टिविस्टिक यानी क्या है। कॉन्सेप्ट में जाने से पहले इन टर्म्स को समझते हैं। बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियर से बिहेवियरिस्टिक, वैसे कॉग्निशन से लेकर के कॉग्निटिविस्टिक, कंस्ट्रक्ट से लेकर के कंस्ट्रक्टिविस्टिक, राइट। तो बिहेवियरिस्टिक जो कि बिहेवियर से आता है, तो बिहेवियर पर यहाँ पर ज्यादा फोकस दी जाती है। जो बिहेवियरिस्टिक थियोरिस्ट हैं वो बोलते हैं कि बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, राइट। हम जनरली जानते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग होता है कि हमारे जो बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, रिलेटिव परमानेंट जो चेंजेस आता है बिहेवियर में, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग के बाद हमारे बिहेवियर में एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे रियल लाइफ में जो हम देखते आ रहे हैं, उन्हीं के थ्रू जो हम सीखते हैं, उन्हीं के थ्रू जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, उसी को कहा जाता है लर्निंग। तो बिहेवियरिस्टिक में बिहेवियर को सबसे ज्यादा महत्व दी जाती है, जहां पर कॉग्निटिविस्टिक थियोरिस्ट ये कहते हैं कि कॉग्निशन ज्यादा जरूरी है। कॉग्निशन यानी कि जो इंटेलिजेंस के साथ ज्यादा रिलेट करता है। इंटेलिजेंट और फिर हमारी जो रीजनिंग पावर होती है, थिंकिंग पावर होती है, ये सब के साथ रिलेटेड होता है कॉग्निटिविस्टिक थियोरीज। तो कॉग्निटिविस्टिक थियोरीज के हिसाब से लर्निंग वो होता है जो हमारे परसेप्शंस, हमारे थिंकिंग, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे रीजनिंग पावर, कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि कंस्ट्रक्ट के जरिए सिखाया जाए, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना, लर्निंग बाय डूइंग। एक हमारी जो बुक्स में हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं, एक्टिविटीज दिए होते हैं, साइंस के बुक में हो। क्यों दिया जाता है? हम अपने स्कूल्स में फील्ड ट्रिप्स क्यों कराते हैं, लैब वर्क्स क्यों कराते हैं? क्योंकि हम उन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट के साथ सिखाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करके सिखाना चाहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कराना चाहते हैं। एक चीज अगर हमने एक बार कर लिया तो हमें वो अच्छी तरह से याद रह जाती है, राइट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के हिसाब से लर्निंग बाय डूइंग सिखाओ, करके सीखना है हमें। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ये बोलते हैं। तो ये रहा 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का 3 पर्सपेक्टिव, जो कि बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्टिक है। इसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू हम अपनी बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, जिसे कि हम लर्निंग कहते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस होते हैं। वो क्या क्या है? पहला एजम्पशन हमारा ये है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए? बिहेवियर के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। बिहेवियर के टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस आना चाहिए। वो डिजायरेबल हो सकता है, अनडिजायरेबल हो सकता है। कभी कभी हमारे लर्निंग के थ्रू, हमारी लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है ना, क्लासरूम में सिर्फ हमारी लर्निंग नहीं होती, हमारे रियल लाइफ में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे पीर ग्रुप से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमारे फैमिली में कुछ इविल वर्क कर रहा है, सोशल इविल वर्क कर रहा है, हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है, वो भी लर्निंग है। तो वो डिजायरेबल लर्निंग नहीं है, डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज नहीं है, वो अनडिजायरेबल है। पर बिहेवियर चेंज तो हो रहा है कि नहीं? तो बिहेवियरल टर्म्स में अपना जो लर्निंग है, इसे हमें डिस्क्राइब करना होता है। क्यों? क्योंकि बिहेवियर जो है ये अपोज्ड है, किसका? माइंड और कॉन्शियस के साथ अपोज करता है। माइंड और कॉन्शियसनेस को बिहेवियरिस्टिक बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर बिलीव करते हैं। हम जो भी रियल लाइफ में देखते जाते हैं, उसी को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं लर्निंग में, तो हमारे
अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आता है उसी पर ज़्यादा फोकस करता है। कौन? बिहेवियरिस्टिक थियरीज। तो बिहेवियरिस्टिक थियरीज के हिसाब से बिहेवियर जो है माइंड और कॉन्शियसनेस को अपोज करता है। जनरली माइंड और कॉन्शियसनेस किसके अंदर आता है? कॉग्निटिविस्ट के अंदर आता है, राइट। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड अजम्पशन में क्या है कि सेंसरी एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सेंसरी एक्सपीरियंस हमारा एक सोर्स ऑफ लर्निंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लर्निंग है। सेंसरी के साथ हमारे आंखों में हमने जो भी परसीव किया वो हमारे परसेप्शन के अंदर आ गए, राइट। जो हमने देखा हमने उस पर बिलीव किया, हमने वो सीखा, इमिटेशंस के थ्रू सीखा। फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले क्या करता है? हमारी फैमिली में जो प्राइमरी उसका सोशलाइजेशन है उसी में जो भी कुछ होता है वो देखते जाता है, वो धीरे धीरे सीखते जाता है ना। तो सेंसरी एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखता है। सेंसरी एक्सपीरियंस सिर्फ आंखों से नहीं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, हमारे सोसाइटी में जो सब हो रहा है वो सब हम सीखते जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि सेंसरी एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसरी में हम जो परसीव करते हैं, आप लोगों ने सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम एक चीज को देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं एक साथ में, वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि केजीएफ में क्या हुआ था, स्टोरी क्या था, फर्स्ट से लास्ट तक आप बोल दोगे। क्यों? क्योंकि उसे आपने देखा है, उसे आपने सुना है, समझा है, राइट। तो जो हम सेंसरी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज हमें अच्छी तरह से याद रहता है। फिर आता है थर्ड अजम्पशन जो कि है एसोसिएशनिज्म, जिसके अंदर क्या आ जाता है? लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। यानी कि एसोसिएशन मतलब दो चीज एक साथ हो रहे हैं, दो सेंसेशंस एक साथ हो रहे हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि केजीएफ को हमने देखा भी है और सुना भी है, तो दो चीज यहाँ पर एक साथ हो रहा है। कल को अगर कोई आपके सामने ऑडियो म्यूट करके केजीएफ को प्ले करा दे, आपको याद आएगा कि नहीं वो केजीएफ है, राइट। तो यही चीज होता है कि एक को अगर हमने रिकॉल कर लिया तो दूसरा हमें याद आ जाता है। केजीएफ का अगर ऑडियो को म्यूट करके हमारे सामने प्ले करा दिया जाए, फिर हमें याद आ जाएगा कि हाँ, इसे हमने देखा था और सुना भी था, ये केजीएफ है। पूरा स्टोरी आप बक दोगे बिना ब्रेक लिए। तो यही चीज होता है जब एक छोटे बच्चे को हम एप्पल दिखा करके उसे एप्पल पढ़कर सुनाते हैं, राइट। हम इस तरह से एप्पल उसे दिखाते हैं और APPLE ये है एप्पल, राइट। तो इससे क्या होता है? उसके सामने एक एप्पल रखा गया है, एक चीज रखी गई है रियल में, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंकिंग उसमें मिल जाती है, एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएशनिज्म क्रिएट हो जाती है। तो एक साथ दो सेंसेशंस अगर काम करे तो एक दूसरे को क्या करता है? इलिशिट करता है। यानी कि एक चीज को उसके बाद अगर हमने एप्पल दिखाया तो वो बच्चा जान जाएगा कि हाँ ये एप्पल है, हमारे बिना बोले भी, राइट। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, जो कि कनेक्शंस देता है। कनेक्शंस, एक चीज को और एक चीज के साथ कनेक्शन जोड़ता है, उसे जोड़ देता है। एप्पल हमने कहा और एप्पल हमने दिखाया, ठीक। जो एप्पल हमने दिखाया और जो एप्पल हमने कहा हमारे मुंह से, उन दोनों सेंसेशन को, जो उसने देखा और जो उसने सुना, उसे उस बच्चे ने एसोसिएट कर लिया, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसे पूछेंगे तो वो फट से बता देगा कि हाँ ये एप्पल था, राइट। तो बिल्कुल यही होता है लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के 3 एजम्पशंस के बारे में हमने देख लिया, 3 पर्सपेक्टिव के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं वैटसन, पावलोव और गथरी ने क्या कहा। इन्होंने एक्सप्लेन किया बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिम्यूली। हमने देखा कि लर्निंग को बिहेवियर के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर हम लर्निंग को एक्सप्रेस करते हैं। बिहेवियरल चेंजेस आता है कि नहीं, ये बताता है कि हमारे अंदर लर्निंग हुई है कि नहीं। तो लर्निंग को हमने बिहेवियर के टर्म्स में एक्सप्लेन किया। अभी हम देखते हैं कि बिहेवियर को एनवायरमेंटल स्टिम्यूली के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। एनवायरमेंटल स्टिम्यूली
innate and acquired neural circuitry response capacity capabilities। इसका मतलब क्या है कि environmental stimuli, environment में जो भी हमें stimuli मिलता है, stimuli यानी कि जो भी हम sense करते हैं, जो भी हम perceive करते हैं, या फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन एक मिलती है, राइट, एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो होता है स्टिम्यूली। हमने किसी चीज को टच किया, एक हॉट रॉड को हमने टच किया, राइट, बहुत ज्यादा हीटेड है वो रॉड, टच करने के बाद हमें क्या सेंसेशंस हुए, हमें हमारे हाथ में भी वही चीज हमें सेंस आई, वही चीज हमें फील हुआ कि ये बहुत हॉट है, राइट। यही सेंसेशंस होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। सोसाइटी में बहुत सारे स्टिम्युलीज हमें मिलते हैं, कौन किस तरह से किसके साथ बिहेव कर रहा है ये भी एक स्टिम्युली है जिसे हमने इंटरनलाइज किया, हमारे अंदर न्यूरो मैकेनिज्म्स हुए, न्यूरो मैकेनिज्म्स यानी कि न्यूरल चेंजेस आए हमारे अंदर, ये फीड हुआ कि हाँ इसके साथ हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए। वही जब न्यूरल मैकेनिज्म हमारे अंदर हुए उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, राइट, चेंज इन बिहेवियर होता है। इसके बाद हम कुछ रिस्पॉन्स दे पाते हैं। हमने देखा कि हमारे माँ हमारे पापा के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं, हमने उनसे सीखा कि हाँ पापा के साथ इस तरह से बातें किया जाता है, एल्डरली के साथ इस तरह से बातें करते हैं, हमारे दिमाग में फिर वही चीज बैठ गई, न्यूरल मैकेनिज्म्स हो गए, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ गए, केमिकल चेंजेस आ गए, जिसके वजह से कि हमारे बिहेवियर में चेंज हुई। तो जो स्टिम्युली है ये क्या है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो ये हमारे इनेट और एक्वायर्ड न्यूरल सर्किटरी यानी कि हमारे अंदर कुछ फीडेड है, हमारे अंदर हमने हेरिडिटी से लेकर के कुछ चीजें पाई हुई है, तो हमारे अंदर वो जो है वो इनेट कैपेबिलिटी है, इनेट न्यूरल सर्किटरी है, जहाँ की अगर रिक्वायर्ड की बात करें, जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि मम्मा पापा से इस तरह से बात करते हैं तो हमने वही उनसे सीख लिया, तो वो है एक्वायर्ड न्यूरल सर्किटरी। तो उस चीज को हमने अपने दिमाग में बिठा लिया, न्यूरल मैकेनिज्म हो गए, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ गए, हम अब उसी तरीके से रिस्पॉन्स देंगे जिस तरह से हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। तो वैटसन, पावलोव और गुथेरी ने ये कहा कि हम अभी बिहेवियर को एनवायरमेंटल स्टिम्युली, इनेट एक्वायर्ड न्यूरल सर्किटरी और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज के साथ मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, इस तरीके से हम उसे देखते हैं, बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करते हैं, बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। हमें एक स्टिम्युली मिला, एक इंफॉर्मेशन मिला, हमने उसे साइट किया, सुना या फिर टच किया, कुछ भी किया, हमें वो इंफॉर्मेशन मिली, हमें वो स्टिम्युली मिली, स्टिम्युली मिलने के बाद हमारे अंदर कोई न्यूरल चेंजेस आए, न्यूरल मैकेनिज्म हुई हमारे दिमाग में, हमारे अंदर न्यूरल मैकेनिज्म्स हुए, उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंजेस आए, हमारे बिहेवियर के हिसाब से अब हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसी को इन्होंने लिखा कि स्टिम्युली एस यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं या फिर ये स्टिम्युली कहा जाएगा। स्टिम्युली जो हमें मिला, इंफॉर्मेशन जो हमें मिली, उसमें हमें एनएम हुआ, एनएम यानी कि न्यूरो मैकेनिज्म हमारे अंदर हुए, फिर हमने आर दिया यानी कि हमने उसी तरीके से जिस तरह का हमारे अंदर चेंजेस आया है, न्यूरल मैकेनिज्म होकर के बिहेवियर में चेंजेस आया है, उसी के हिसाब से हम रिस्पॉन्स देंगे, राइट। पर स्किनर ने क्या कहा कि स्किनर बोलते हैं कि माइंड और कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत ही नहीं है लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए माइंड और कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने सिर्फ कहा, जो कि वो बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने यही कहा कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी चेंजेस आते हैं वो लर्निंग है, वो लर्निंग है, पर इसमें माइंड और कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, इन सब की थिंकिंग प्रोसेस की, इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात स्किनर ने कही। इन्होंने ये कहा कि चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है रेदर देन व्हाई, राइट, किस वजह से बिहेवियर में चेंज आता है ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये बोलते हैं कि बिहेवियर चेंज कौन कराता है, राइट, कौन कराता है बिहेवियर में चेंज। वो बोलते हैं कि स्टिम्युली कराता है बिहेवियर में चेंज, ना कि क्यों। ठीक, क्यों चेंजेस आते हैं बिहेवियर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चेंजेस लाता है बिहेवियर में ये इंपॉर्टेंट है। किसके हिसाब से? स्किनर के हिसाब से।
तो स्किनर ने अपनी फाइंडिंग्स में ढूंढा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। रीइंफोर्समेंट यानी कि किसी बच्चे का मार्क्स अच्छे आए, किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, इसके बाद उसे क्या हुआ, एक रिवार्ड मिली। रिवार्ड मिलने के बाद उसे जो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इसी को हम बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट डिटरमाइन करता है लर्निंग को। ये किसने कहा, स्किनर ने कहा। रेट ऑफ रिस्पॉन्स, कितने अच्छे से और कितने ज्यादा जल्दी कोई इंसान, कोई बच्चा रिस्पॉन्स दे पाता है स्टिम्युली का न्यूरो मैकेनिज्म के बाद, ये भी डिटरमाइन करता है लर्निंग को। और क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कंसिस्टेंट होना चाहिए, लर्निंग के लिए कंसिस्टेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट। जैसे वीडियोस में कंसिस्टेंसी होने से सब्सक्रिप्शन ज्यादा होते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल उसी तरह से ये बोलते हैं कि लर्निंग कंसिस्टेंट होने पर लर्निंग इम्प्रूव भी होता है। रेजिस्टेंस ऑफ फॉरगेटिंग, भूलना भी कम हो जाता है। जब कंसिस्टेंटली हम लर्न करते चलते हैं, भूलते कम हैं हम। फिर रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है और रीइंफोर्समेंट भी हमें लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये किसने कहा, स्किनर ने। स्किनर ने अपनी थियरीज में ये डिस्क्राइब की, पर इनके भी कुछ लिमिटेशंस रह गए। इन्होंने क्या कहा था कि माइंड और थिंकिंग जो है, इनके हिसाब से ये मैंडेटरी नहीं था लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। तो लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में अगर हम माइंड को इग्नोर करें, थिंकिंग को इग्नोर करें, एक बच्चे के अंदर अपनी थिंकिंग क्या है ये हमें नहीं पता, उसकी आईक्यू लेवल क्या है ये हमें नहीं पता, उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन थोपते जाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थोपते जाएंगे, पर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो उसे एक्वायर कर सके। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो माइंड, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल सब इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग कैपेबिलिटी, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की लर्निंग के लिए। तो जिसे इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया था, जो इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन रहा। तो इसी लिमिटेशंस के साथ, इसी फाइंडिंग्स के साथ, इसी लिमिटेशन को, इसी गैप को फिल करने के लिए 1960 में आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकोलॉजी। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होता है, स्टिम्युली किस तरह से हम समझ पाते हैं, प्रोसेसिंग किस तरह से हो पाता है एक स्टिम्युली का, इसका साइकोलॉजी। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि डील करता है इंटेलिजेंट आईक्यू, परसेप्शन, हमारी इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, रीजनिंग कैपेबिलिटी, इन सब के साथ जो डील करता है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो निकल करके आया लिमिटेशंस को फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए, स्किनर के बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज के गैप को फिल करने के लिए निकल करके आया 1960 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकोलॉजी। फिर चलिए देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है बेंड्यूरा का। बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में लर्निंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो बेंड्यूरा ने सिंपल सी बात बोली कि अपनी थ्योरीज के साथ, उन्होंने प्रूफ के साथ सिंपल सी बात कही कि थॉट, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, इन्हीं के थ्रू हमारी लर्निंग होती है। थॉट प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, हम सभी को पता है सबसे पहले एक बच्चा क्या सीखता है, हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो जो भी देखता है वही सीखता है, राइट। तो इमिटेट करके बच्चा सीखता है पहले, ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है पहले। इमिटेट और ऑब्जर्वेशन होने के बाद जो उसके अंदर थॉट प्रोसेसेस आए, यानी कि न्यूरल चेंजेस आए, मैकेनिज्म आए, उसके बाद चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में। तो इस तरह से उसका लर्निंग होता है, जो कि सोशल लर्निंग थ्योरीज के हिसाब से एक बच्चा सोसाइटी में जो भी कुछ ऑब्जर्व करता है उसी को वो इमिटेट करता है, करने के बाद उसके अंदर न्यूरल चेंजेस आते हैं, मैकेनिज्म होती है, उसके बाद जो चेंजेस आता है बिहेवियर में, उस बिहेवियर चेंज को, उसी रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे लर्निंग। किसके हिसाब से, सोशल लर्निंग थ्योरी के हिसाब से, जो कि बेंड्यूरा कहते हैं। बेंड्यूरा का जो सोशल लर्निंग थियरी है ये जनरली बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिविस्टिक दोनों को मिलाकर के है। ये ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ एक्सपीरियंस से ही बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर को ही ये ज्यादा फोकस नहीं देते, ये यहाँ पर कॉग्निशन को भी बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, इंटेलिजेंस को भी महत्व देते हैं, रीजनिंग को भी महत्व देते हैं, परसेप्शन को भी महत्व देते हैं और थॉट प्रोसेस को भी महत्व देते हैं।
तो बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिविस्टिक मिला करके ये देते हैं अपना एक थियरी, जिसमें वो ये बोलते हैं कि पोटेंशियल्स, लर्निंग पोटेंशियलिटीज जो इनेट है, हिडन कैपेबिलिटीज हैं, जो भी सारे टैलेंट है, जो भी टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, राइट। कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा पढ़ाई में है, तो सबके अंदर टैलेंट्स है, सबके अंदर इनेट पोटेंशियलिटीज है। हर किसी में, हर एक डोमेन में एक बच्चा फ्लोरिश नहीं कर सकता, राइट। तो फिर भी इनेट कैपेबिलिटीज है, जो इनेट कैपेबिलिटीज को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ जो भी हमारे कॉग्निशन में है, जो भी हमारा आईक्यू लेवल है, सिर्फ उतना ही एक बच्चा कर पाएगा, नहीं। उसी के साथ वो कुछ चीजें एक्वायर भी करता है एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, जिसे वो अपनी इनेट पोटेंशियलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है। और फिर क्या कहा इन्होंने कि आइडेंटिफाइड अटेंशन, यानी कि कुछ चीजों के ऊपर किसमें इंटरेस्ट है एक बच्चे का, उसे अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिटेंशन कर ली उस चीज की, बिठा लिया दिमाग में उस चीज को, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसी चीज को हम क्रिएट कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे उसके अंदर, और फिर सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा मोटिवेशन भी। मोटिवेशन अगर एक बच्चे के अंदर नहीं रहा तो वो सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही सारे हमारे जो सोशल लर्निंग थियरीज में कहा था बेंड्यूरा ने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।